कल की क्लास में जो है मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर था हमारा सिक्स का, और चैप्टर का नाम क्या चल रहा था, उस चैप्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं। उस चैप्टर को लेकर जो है मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए थे, मैं कुछ टॉपिक रिवाइज करूंगा। जैसा कि आपको पता है हमने इससे पहले एक चैप्टर कर लिया था पावर शेयरिंग के नाम से। उस पावर शेयरिंग के नाम से जो चैप्टर पढ़ा था तो आपने दो स्टोरी देखी होगी, दो कंट्रीज के बारे में हमने देखा था। फर्स्ट जो नेशन था श्रीलंका की स्टोरी देखी और एक स्टोरी आपने बेल्जियम की देखी। जब आपने बेल्जियम की स्टोरी देखी तो वहां आपने देखा था कि वहां जनरली क्या किया गया, पावर को डिवाइड किया। पावर को डिवाइड कैसे किया, वहां पर एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई थी, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई थी, और आपने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम भी वहां पर सुना। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात जो है ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपने बेल्जियम मॉडल पढ़ा था, उस बेल्जियम मॉडल में आपने ये देखा था कि बेल्जियम मॉडल में हो क्या रहा। वहां पर गवर्नमेंट को आप मान सकते हैं पहले कौन सी गवर्नमेंट थी, इन केस ऑटोक्रेसी या फिर मोनार्की मान सकते हैं। दैट मींस कहने का मीनिंग ये है कि वहां पर पहले एक सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था। अब उन लोगों ने क्या किया है, पावर को शेयर किया। दैट मींस वो क्या कर रहे हैं, अपने पावर को डिवाइड करके एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? जो बेल्जियम की स्टोरी आपने पढ़ी थी, अब उसके बाद हमने उस बेल्जियम की स्टोरी को कंपेयर किया था श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका की जब स्टोरी आपने देखी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो आपने देखा कि वहां पर जो पावर है उनको इक्वली डिवाइड नहीं किया गया था। और अगर नॉर्मल बात करें, जनरल बात करें कि श्रीलंका में जितना भी पावर था वो एक ही पर्सन के पास या एक ही ग्रुप के हाथ में रहा, और वो कौन सा ग्रुप था, सेहला कम्युनिटी के हाथ में जो है सारा पावर रहा। दैट मींस श्रीलंका जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में रहा है। दो नेशन हो चुके हैं, एक तरफ बेल्जियम और दूसरी तरफ श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया है, एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम को अपनाए रखा, जबकि बेल्जियम ने क्या किया, उस सिस्टम को सेंट्रलाइज से किसमें चेंज कर दिया, डिसेंट्रलाइज के अंदर चेंज कर। क्लियर? अब यहां पर जो है दोनों को जो है ये एग्जांपल आपको आप पढ़ चुके हैं, इन दोनों के थ्रू आपको कुछ समझ में आएगा कि जनरली जो गवर्नमेंट का सिस्टम जो होता है, रूल करने का जो सिस्टम होता है, उसके दो टाइप होते हैं। एक सिस्टम जो है वो कहलाता है आपका फेडरल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है वो कहलाता है यूनिटरी सिस्टम। आपने जो बेल्जियम मॉडल पढ़ा था, बेल्जियम की जो स्टोरी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका कंक्लूजन देखा जाए तो बेल्जियम जो है वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहा है। जबकि आप जो है जब श्रीलंका की स्टोरी देखेंगे तो वहां पर आपने ये देखा था कि सारा पावर जो है एक ही कम्युनिटी के हाथ में था। उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, यूनिटरी सिस्टम। समझ में आया? एक बात तो पता चल चुका है कि बेल्जियम का जो मॉडल था वो फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जबकि श्रीलंका का जो मॉडल था वो कौन सा सिस्टम को फॉलो करता है, यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। ओके, देन इनके बारे में बात करेंगे कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऐसा कौन सा सिस्टम जो है वो फेडरल कहलाएगा और कौन सा सिस्टम आपका यूनिटरी कहलाएगा, इनके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें अगर फेडरल सिस्टम के अंदर देखें, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। कि फेडरल सिस्टम क्या होगा, जहां पर जो कंप्लीट पावर है कंट्री का उसको आप क्या करेंगे, एक तो सेंट्रल लेवल में डिवाइड करेंगे और दूसरा किसमें डिवाइड कर देंगे, स्टेट लेवल। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहां पर लेवल कितने बन रहे थे, 3 लेवल है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है पूरी कंट्री को गवर्न करती है, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट जो क्या करेगी, स्टेट को गवर्न करती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है लोकल लेवल का क्रिएशन भी किया गया। दैट मींस ऐसा सिस्टम या एक ऐसी कंट्री जहां पर क्या हो, पावर को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाए, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाए, जिनमें एक सेंट्रल लेवल हो, एक स्टेट हो, और नीड के अकॉर्डिंग वहां पर लोकल लेवल भी हो। तो ऐसा जो सिस्टम होगा, ऐसा जो रूलिंग सिस्टम होगा उसको हम क्या कहेंगे, फेडरल सिस्टम कहेंगे। समझ में आया पॉइंट नंबर 1? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको कंपेयर करते हैं किससे, यूनिटरी सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, फेडरेशंस आर contrasted with the unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of the government। सीधी सी बात है कि जो है ये इसका अपोजिट फेडरल का जो है यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट है, कंट्रास्टेड है। कंट्रास्टेड कैसे है, यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर क्या होगा, जनरली बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक ही लेवल एग्जिस्ट करेगा, एक लेवल एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस सारा पावर किसके हाथ में है, एक ही लेवल के हाथ में है, एक ही पर्सन के या एक ही ऑर्गन के हाथ में हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, रूलिंग सिस्टम जो चल रहा है, यहाँ पर क्या हो चुका है, एक ये जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करेगा, सारे पावर एक ही पर्सन के हाथ में।
जबकि यहाँ पर पावर को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कुछ डिफरेंस समझ में आया दोनों? क्लियर? फर्स्ट बात तो मैंने ये कही कि इनमें जो है जनरली लेवल कितना होगा, ओनली। इसके अलावा और कुछ कंडीशन तो हो सकती है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है, और द सबयूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक आपने ये टर्म पहले पढ़ा हुआ है, डू यू नो? जानते हैं इसके बारे में कि पहली कंडीशन तो मैंने ये बताई यूनिटरी गवर्नमेंट में कि या तो गवर्नमेंट का एक ही लेवल होगा, इन केस या तो एक ही लेवल होगा, या फिर दूसरी सेकंड कंडीशन क्या आ रही है कि लेवल एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन लेवल वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, सब यूनिट के हो सकते हैं। बट वहां पर क्या होगा, जो लोअर लेवल होंगे कौन कौन से, जैसे इमेजिन करें एक लेवल तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपका कौन सा, सेंट्रल। सेकंड लेवल में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, फर्स्ट मैंने यहाँ पर लेवल लिखा सेंट्रल, और सेकंड कौन सा राइट कर दिया स्टेट। इमेजिन करें कि भाई वहां पर दो लेवल है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सब यूनिट्स हैं इससे जो लोअर यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, दैट मींस वो उनके अधीन रहेगी। सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं होगी, फ्री नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। सीधी और हमें समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं कर पाएगी, अपनी मनमर्जी से कोई लॉ जो है पास नहीं कर पाएगी, रूल नहीं बना पाएगी। इनके लिए लॉ और रूल कहां से बनकर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनकर आएंगे। समझ में आया? ये होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर है क्या सभी को? चलो आगे सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट देखिए, यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैंने बताया था कि अगर इन जनरल बात करें तो एक फेडरल गवर्नमेंट में या एक फेडरेशन में ऐसा सिस्टम या ऐसी कंट्री जो फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं, वहां पर जनरली जो है कंट्री में लेवल कितने होंगे गवर्नमेंट के, दो ही लेवल होंगे। दो कौन से, पहला सेंट्रल लेवल होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्टेट। यही सिस्टम आपका जो है यूनिटरी में भी आपको देखने को मिल सकता है। वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है और यूनिटरी गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर दो लेवल जो आपने क्रिएट किए हैं वो दोनों लेवल अपने आप में क्या है, फ्री है। फ्री का सेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल बनाएगी। इज इट क्लियर? जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है जो सब लेवल्स होंगे, जो सब ग्रुप हैं वो इंडिपेंडेंट या फ्री नहीं होंगे। ये क्या हो जाएंगे, जो सब ग्रुप हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पर सबऑर्डिनेट नहीं। डिफरेंस समझ में आया क्या? आगे देखिए अगला पॉइंट जो यहाँ पर कंपेयर रखा है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of the government or the subunits are subordinate to the central government given explain कर दिया था। The central government can pass on orders to the provincial or the local government। मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, जैसे मैंने लेवल क्रिएट किए, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, दूसरी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर मैंने आपको ये कहा है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें होती है वो क्या नहीं होती, फ्री नहीं होती। जब वो फ्री नहीं है दैट मींस ये क्या है, इसकी सबऑर्डिनेट है, इसके अंडर वर्क कर रही है। तो यहाँ पर ये होता है यूनिटरी में कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, वो सुपीरियर होती है। सुपीरियर का सेंस क्या है, सारे पावर किसके हाथ में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ एंड ऑर्डर बना के इनके ऊपर इंपोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इंपोज करती है। जबकि इधर आप फेडरल सिस्टम की बात करें, वहां पर डिफरेंट लेवल है। जैसा पहला लेवल सेंट्रल का था और दूसरा किसका था, स्टेट का। ये भी अपने आप में क्या है, फ्री है। और इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने आप में क्या है, फ्री है। यूनिट फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर या कोई लॉ पास करके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इंपोज नहीं कर सकती है। ये अपने लॉ बनाएगी और ये अपने लॉ बनाएगी। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके नेक्स्ट देखिए आप, वन इज द गवर्नमेंट। अभी जो है यहाँ पे मैंने कहा था कि जनरली जो है फेडरेशन में क्या होते हैं, दो लेवल होते हैं। तो दो कौन से लेवल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, कि एक लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वो पूरी कंट्री को क्या करेगी, गवर्न करेगी। दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब ये क्या टॉपिक है, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको जो है जब आगे आप लिस्ट पढ़ेंगे वहां पर ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पावर क्या होते हैं। इनको क्या कर रखा है हमने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर रखा है। डिवाइड कैसे किया, हमने कुछ लिस्ट बना रखी है, लिस्ट का प्रोविजन कर रखा है, जिसमें एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट
इसी तरह कंकरेंट लिस्ट होती है और रेजिडुअरी लिस्ट होती है। इन लिस्ट के बारे में जो है इस चैप्टर के अंदर हम आगे बात करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट तरफ है द अदर्स आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस जो है एंशिएंट टाइम में प्रोविंसेस किसको कहते थे? जो स्टेट्स होते हैं, आज जो स्टेट है उन्हीं को पहले क्या कहते थे? प्रोविंसेस कहते थे। तो सेकंड जो गवर्नमेंट का लेवल बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? प्रोविंशियल लेवल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको? स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लेवल। ओके, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। ये कहां ध्यान रखते हैं? अपना स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर ही ध्यान रखते हैं। इनका सेंट्रल से कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट। ये जो मेजर डिफरेंस था किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूनिटरी गवर्नमेंट, सॉरी फेडरल सिस्टम का और यूनिटरी सिस्टम का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आई बात? हाँ या ना? सीधा सा अगर कंक्लूजन देखा जाए, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा? गवर्नमेंट के जनरल लेवल कितने होंगे? 2। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन एंड द सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर? यहां पर मुझे जब दो लेवल मैंने क्रिएट किए फेडरल सिस्टम में, क्या दोनों फ्री होते हैं क्या? यस और नो? दोनों लेवल अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, फ्री होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ बनाती है। इसके कंट्रास्ट में बात करें, इसके ऑपोजिट बात करें किसकी? यूनिटरी सिस्टम की। यूनिटरी सिस्टम में इन जनरल कितने लेवल होते हैं? जनरली लेवल कितने होते हैं? 1 लेवल हो सकता है। अब जब लेवल ही एक होगा, दैट मींस वो क्या कर रहे हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज कर रहे हैं, पावर को डिवाइड नहीं कर रहे। और सेकंड केस, अगर एक लेवल के अलावा वहां पर जो है एक से ज्यादा लेवल भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा है था, मैं बता दूं आपको कि वहां पर उनके सब ग्रुप हो सकते हैं। इमेजिन करें कोई कंट्री है जहां पर क्या है? यूनिटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? यूनिटरी सिस्टम। लेवल कितने हो गए? 2। कितने लेवल हुए? 2। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल एंड द सेकंड वन इज स्टेट। तो फिर इस कंट्री में जहां पर दो लेवल है, जिसको क्या कह रहा हूं मैं? यूनिटरी, जबकि दूसरी तरफ बता रहा हूं एक ऐसा नेशन जो कैसा है? फेडरल। उन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या होगा? यूनिटरी में क्या होगा? यूनिटरी में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेट हो जाएगी। सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? स्टेट गवर्नमेंट फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो है इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको जो है, जो बेल्जियम वाली स्टोरी पढ़ी थी और श्रीलंका वाली स्टोरी पढ़ी थी, उससे ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर कि जो है फेडरलिज्म को कहते किसे हैं। जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, दे रखा है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें आप पावर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसमें? एक गवर्नमेंट का लेवल बना दिया है सेंट्रल का, और दूसरा उसके सब ग्रुप बना दिए, सबऑर्डिनेट जो है, सॉरी सबऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, उनकी क्या कहेंगे? सब यूनिट्स बना दिए, जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट आ सकता है, जिसमें आपका लोकल गवर्नमेंट आ सकता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद जो है यहाँ पर ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है आपका द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एक फेडरल गवर्नमेंट अगर है किसी कंट्री में तो उसके फीचर्स, उसके जो है क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कल ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी जो है आप शॉर्ट में आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जनरली जो है जहां जहां फेडरल सिस्टम होगा, आप माइंड में बेल्जियम का एग्जांपल लेके चलें, आपको स्टोरी याद रहेगी। इसके अलावा आप इंडिया का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जहां जहां फेडरल सिस्टम है वहां वहां ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो पहला दे रखा है देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट। कि वहां पर जो है गवर्नमेंट के जनरली कितने लेवल होंगे? 2 या 2 से ज्यादा लेवल हो सकते हैं। जहां जहां फेडरल सिस्टम है वहां पर कम से कम वो लेवल तो होंगे ही। सेकंड पॉइंट दे रखा है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। कि दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके लिए सिटीजन तो कैसे हैं? सेम ही है, डिफरेंट सिटीजन नहीं। बट ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। कि हर गवर्नमेंट का जो लेवल है उनके अलग-अलग मैटर होंगे। चाहे जो है कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको संभालना है पर्टिकुलर एरिया को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उनके लिए अलग लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग लॉ बनाएगी। टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स के लिए भी क्या होता है? अलग-अलग सिस्टम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट करती है। जैसा कि कल मैंने एक एग्जांपल देके आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है द jurisdiction of the respective levels of the government are specified in the constitution।
कि जो आपने लेवल क्रिएट कर दिए है, आपने क्या दिया कि फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की क्या होंगी, अलग अलग लेवल होंगी, जो फर्स्ट पॉइंट में कहा था। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन कर रखा है कि हर लेवल की अपनी क्या होगी, अलग अलग एक जुडिशरी होगी, उनका एक जुडिशियल एरिया क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। पॉइंट नंबर 3 समझ में आया क्या आपको? लेजिस्लेशन कौन सा पॉइंट है ये बात? लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है रूल कैसे बनाती है। आपने गवर्नमेंट के ऑर्गन पढ़े होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहाँ पर इसका मीनिंग जो है रूल बनाने से है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अलग लॉ बनाती है। यही पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 यही था कि जुडिशियल एरिया क्या होता है, इनका सबका अलग अलग होता है। अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट है तो उनका लोकल कोर्ट अलग होगा। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तहसील कोर्ट होते हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट के हो चुके हैं। उसके ऊपर लेवल कौन सा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट में आपने सुना होगा हर स्टेट का पर्टिकुलर क्या होता है, एक हाई कोर्ट होता है। और उसके ऊपर जो है लेवल कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर। तो तीनों का जुडिशियल एरिया क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो चुका है। और इसका प्रोविजन कहां कर रखा है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसी के बाद कहता है द अथॉरिटी एंड एक्सरसाइज ऑफ ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कि हर एक लेवल होगा, कि हर एक जो है लेवल होगा, कौन सा, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। इनको क्रिएट किसने किया है, इनको क्रिएट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी दे रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जिम्मेदारी है। उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रखा है कि गवर्नमेंट के क्या होंगे, अलग अलग लेवल। दैट इज पॉइंट नंबर 3। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के बारे में क्या, the fundamental provisions of the constitution cannot be changed, cannot be unilaterally changed by any one level of the government। ये पॉइंट कल मैंने आपको जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, आप इमेजिन करें हमारे पास जनरली लेवल कितने हैं, 2 लेवल हैं, पहला सेंट्रल और दूसरा कौन सा, स्टेट। अब इसको समझना ऐसे है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रोविजन है और उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। दैट मींस कोई लॉ बना हुआ है या कोई जो है अगर लॉ बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट करना है या किसी लॉ को कंप्लीटली क्या करना है, हटाना है। तो ऐसी कंडीशन में राइट्स किसके पास होंगे, अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन लॉ में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ऐसा काम नहीं कर सकती है। और ना ही अकेली जो है पर्टिकुलर किसी स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा हर का कर सकती है। तो समझ में आया, अकेले कोई काम जो है कोई लेवल की जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती। तब फिर कैसे होगा, तो उसका एक अलग प्रोविजन है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल लाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, पार्लियामेंट के पास उसका बिल लाया जाएगा। वहां पर पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, आपने कल ये सारी डिटेल पढ़ी हुई है। कल मैंने ये पूरा समझाया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है, अमेंडमेंट लाना है या किसी सिस्टम को हटाना है, रूल को हटाना है, तो पहला प्रोविजन ये होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस बिल को क्या करेगी, पास करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, हमारी पार्लियामेंट पास करेगी। उसके बाद इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के पास बिल को भेजा जाए। समझ में आई बात? हर एक स्टेट को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेट उसको पास करेंगे और कुछ को क्या करेंगे, रिजेक्ट नहीं कर सकते। तब फिर ये बिल जो है अप्रूव कब होगा, उसकी कंडीशन बताई थी मैंने कहा था कि पहले पार्लियामेंट से पास होने के बाद इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से कितने, हाफ स्टेट प्लस 1 स्टेट अगर क्या कर दे, इसके ऊपर अप्रूवल दे दे, तभी आप क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उनमें चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अकेला लेवल या अकेली स्टेट गवर्नमेंट या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज नहीं कर सकती है। दैट इज पॉइंट नंबर 4। समझ में आया क्या आप लोगों को? आया ना? चलो आगे आगे देखें। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द डिफरेंट लेवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, कोर्ट के पास क्या होता है, पावर होता है। पावर किस चीज का, तो वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के जो अलग-अलग लेवल बने हुए हैं उसमें इंटरफेयर करने का जो राइट है वो किसके पास होगा, कोर्ट के पास होगा। फिर अगला पॉइंट ये रखा है कि अगर 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है उनके बीच किसी पॉइंट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर अगर डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे कंट्री में जो सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो क्या करता है, एक एम्पायर हो क्या करेगा, वहां पर वर्क करेगा, उसका जजमेंट जो है क्या होगा, वहां पर फाइनल हो। ये आपका पॉइंट नंबर 5 कह रहा है। पॉइंट नंबर 6 में बात आ रही है अबाउट द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इनके रेवेन्यू के सोर्स कैसे होंगे। दैट मींस ये पैसा कहां से अर्न करेंगे, इनके पास पैसा कहां से। तो यहां पर बता रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी प्रोविजन कर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पैसा जो कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी और लोकल गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी। क्लियर? जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको लोकल गवर्नमेंट वाला
ये लोकल गवर्नमेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती है और उसके थ्रू अपना अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। ओके, लास्ट में रखा है द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। ये जो फेडरल सिस्टम है इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। ड्यूल ऑब्जेक्टिव का मतलब डबल ऑब्जेक्टिव है। कौन से? वन टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी। ये क्या कर रही है? कंट्री की यूनिटी को प्रमोट कर रही है, उसको बचाए रखती है। और दूसरा दे रखा है टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करते आ रही है। ये जो 7 पॉइंट्स थे ये आपके जो है फेडरल सिस्टम के की फीचर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं? चलो आगे आगे देखें। अब जो है अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपके लिए कि सीधी सी बात है, यहाँ पर अगला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ फेडरेशंस को लेकर है कि आपने देखा कि कंट्री में क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और दूसरा किसका? स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये पावर का डिवाइड होता है, इसके दो मेथड है, दो टाइप होते हैं। दो टाइप में जो है उसके नाम दे रखे हैं आपके यहाँ पर। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये क्या होता है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इसको समझे। आपने यूएसए नाम सुना है? यस सर। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसको जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहते हैं? इसको अमेरिका ही क्यों नहीं कहते? जैसे इंडिया को जो है हमारी कंट्री का नाम आपने सुना है, क्या है भाई? इंडिया है। हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहते? इसके पीछे रीजन क्या है? इन दो टर्म का मीनिंग क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का मीनिंग क्या है बताओ। देखो बहुत सारी यहाँ पर जो है अगर आप यूएसए का मैप देखें तो वहां पर ऐसे हुआ क्या था कि पहले जो है ये छोटे छोटे क्या मान सकते हैं, इनको स्टेट मान सकते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया? एक ग्रुप बनाया गया। बात को समझे पहले मेरी बात को। पहले आपके पास क्या थे? छोटे छोटे जो है ये सारे जो कॉलम बने हुए हैं ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। स्टेट का मीनिंग आप यहाँ पर किसको मान सकते हैं? हालांकि इसको स्टेट ही माने, कंट्री नहीं माने। ये छोटे छोटे जो मैंने ग्रुप बनाए थे यूएसए के बारे में, ये वहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। इन सारे स्टेट को मिलाकर उन्होंने क्या कर दिया? एक बड़ी कंट्री बना दी। मेरा एग्जांपल समझ में आया कि एंशिएंट टाइम में पहले क्या थे? छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे और सभी स्टेट कैसे थे? अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, फ्री थे। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट इन सारे स्टेट्स को मिलाकर हमने क्या कर दिया? कंट्री बना दी। ये जो सिस्टम है यहाँ पर भी कौन सा सिस्टम फॉलो हुआ है? फेडरल सिस्टम ही यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है, अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई। तो हमने क्या किया? ये जो सिस्टम पढ़ा है, ये जो फेडरेशन बनाया है, ये कौन सा फेडरेशन बना रखा है हमने? कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना रखा। अब कमिंग टुगेदर होता क्या है? देखिए इसको यहाँ पे दे रखा है इन दिस many independent states come together to form a bigger unit। इसमें क्या होगा? छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करेंगे? एक बड़ी सी यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। यही दे रखा है। यूजुअली ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। और जहां-जहां कमिंग टुगेदर फेडरेशन होगा वहां जितने भी स्टेट्स बने हैं सारे स्टेट्स को मिलाकर फेडरेशन बनाया गया है। तो जितने भी स्टेट जो इसके अंदर है वो सब अपने आप में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे और सबके पास कैसा होगा? इक्वल पावर होगा। कुछ बात समझ में आई मेरी? यस और नो? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यूएसए वाला, उसमें मैंने क्या कहा आपको कि पहले छोटे-छोटे क्या थे? स्टेट थे। उन स्टेट्स को मिलाकर क्या बना दिया गया? एक फेडरेशन बना दिया। फेडरेशन बन गया पूरा। तो फेडरेशन बनेगा कंट्री के लिए, तो पूरा फेडरेशन जो एक बार तो क्या बन गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये छोटे-छोटे स्टेट क्या बन गए? स्टेट गवर्नमेंट। दो लेवल हुए या नहीं हुए? यस और नो? फेडरेशन बना या नहीं बना? बनाया ना? फेडरेशन बन गया। तो इस तरह से जो फेडरेशन बनता है उस फेडरेशन को हम क्या कहेंगे? कमिंग टुगेदर। अगली बात इसमें लिखिए कि इसमें जितने स्टेट्स मिलकर बन रहे हैं वो सभी स्टेट्स आपस में उनके पास पावर कैसा होगा? इक्वल पावर होगा। किसमें होता है इक्वल पावर? कमिंग टुगेदर। इसके ऑपोजिट आप जब जो है होल्डिंग टुगेदर पढ़ेंगे वहां पर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में रखा है स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। जहां-जहां कमिंग टुगेदर से फेडरेशन बने हैं वहां पर जितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतना ही पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है। समझ में आ रहा है? होल्डिंग टुगेदर सर कमिंग टुगेदर हाँ या ना? अब एग्जाम में जो है सीधा से पूछा जाता है कि फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये दोनों मेथड जो है आपको राइट करने पड़ते हैं, दोनों टाइप राइट करने होंगे। जिसमें पहला कमिंग टुगेदर ये एक्सप्लेन कर दिया जो बताया।
अब मेन चीज जो रही है इसमें आपको एग्जांपल भी राइट करने होते हैं। एग्जांपल पूछे जाता है कि ऐसे कौन कौन से नेशन है वर्ल्ड में जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के थ्रू जो है इनका फेडरेशन बना है, तो उनमें एग्जांपल में आपको राइट करना है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नाम याद रहेंगे? अगर नाम याद नहीं रहते हैं तो इसका भी एक तरीका है। ये क्या लिखा है? यूएसए। यूएसए से जो है आप यहाँ ध्यान रखें, एस जो है एस स्टैंड्स फॉर स्विट्जरलैंड, ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया और ए जो है यूएसए से खुद यूएसए अपने आप में क्या है? ये फेडरेशन। समझ में आई कुछ बात? हाँ या ना? पहला मैंने आपको कमिंग टुगेदर समझा दिया कि यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट आएंगे, स्टेट मिल जाएंगे, मिलकर फेडरेशन बनाएंगे। सारे स्टेट्स इक्वल पावर वाले होंगे, जितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतना ही पावर किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फेडरेशन होता है दैट इज नोन एज कमिंग टुगेदर। एग्जांपल 3 है टोटल, जिसमें एग्जांपल में याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको ये टर्म याद रखने हैं यूएसए वाले, एस फॉर स्विट्जरलैंड ये नाम याद रखना है, ओ ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और यू फॉर जो है आपको याद रखना है यूएसए। क्लियर? ये तीन नाम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो फेडरेशन बन रहा है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है? होल्डिंग टुगेदर। वो होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? इंडिया के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया जो है इस होल्डिंग टुगेदर का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसमें क्या होता है देखिए, in this a large country decided to divide its power between the constituent units। इसमें क्या होगा? सीधी सी बात, जैसे आपने अभी अमेरिका की स्टोरी पढ़ी थी, आपको मैंने बताया था छोटे छोटे कहते हैं वहां पर स्टेट थे और सबको मिलाकर क्या बना दिया? एक कंट्री बना दी। यहाँ पर क्या है? पहले से हमारे पास जो है एक कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, एक बड़ा यूनिट है, उस बड़े से यूनिट को हमने क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है? आया ना? पहले एक बड़ा यूनिट था, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड किया, ये जो छोटे पार्ट बने हैं इन छोटे पार्ट को हम कौन सी गवर्नमेंट कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। और जो बड़ा पार्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल था वो कौन सी गवर्नमेंट हो गई? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? आया ना? दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? कमिंग टुगेदर में सब साथ मिलकर यूनिट बनाएंगे और होल्डिंग टुगेदर में जो है पहले एक बड़ा यूनिट होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। छोटे पार्ट्स का मीनिंग क्या है? स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या? यस और नो? चलो आगे आगे देखें। इस होल्डिंग टुगेदर के बारे में लिखा है ऑफन द स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। अब आपको इसको इससे कंपेयर करना है। होल्डिंग टुगेदर को आप कंपेयर करेंगे किससे? कमिंग टुगेदर से। जब आपने कमिंग टुगेदर पढ़ा था तो वहां पर आपने बात की थी कि जितने भी स्टेट्स होंगे सब स्टेट के पास पावर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। किसमें? कमिंग टुगेदर में। जबकि जो होल्डिंग टुगेदर होता है उनमें सभी स्टेट जो है इक्वली पावरफुल नहीं होते। कोई स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा, कोई स्टेट कम पावरफुल होगा। एग्जांपल अगर इसका देखा जाए, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में आपने एक स्टेट सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर, सुना है आपने? इसके अलावा इंडिया में कुछ और स्टेट्स हैं जिनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, नाम सुना है आपने? अरे हाँ ना? असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर ऐसे नाम सुने हैं। ये जो स्टेट्स हैं इंडिया के, इन स्टेट्स के पास क्या है? कुछ स्पेशल पावर जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं? प्रोवाइड करवा रखे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के पास ये स्पेशल पावर अब नहीं रहे, इनके पास स्पेशल पावर है। इसका मीनिंग क्या हो चुका है कि ये जो स्टेट्स है वो क्या हो गए? ज्यादा पावरफुल, और जो दूसरे स्टेट है वो क्या हो गए? लेस पावरफुल। समझ में आई बात? आया ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें इक्वल पावर है, यहाँ पर अनइक्वल पावर है। अगली बात इसके बारे में और दे रखी है, जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि जितना पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है उतना ही पावर किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसमें? कमिंग टुगेदर में। जबकि होल्डिंग टुगेदर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? वो ज्यादा पावरफुल होती है रेदर कंपेयर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी किससे? स्टेट गवर्नमेंट। ये इन दोनों में जो है मेजर डिफरेंस है। अब बात करें ना एग्जांपल की, देखें ये पॉइंट फर्स्ट हो चुका है। सेकंड पॉइंट अभी मैंने समझा दिया आपको, अनइक्वल पावर होते हैं। थर्ड पॉइंट अभी मैंने बता दिया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी? ज्यादा पावरफुल होगी। किससे? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? एग्जांपल की बात करें, यहां पर भी आपको तीन एग्जांपल याद करने हैं। पहला एग्जांपल इंडिया का है, दूसरा बेल्जियम का, तीसरा स्पेन का है। याद करने के लिए ये टर्म आपको जरूर याद होगा, सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एस स्टैंड्स फॉर स्पेन, बी स्टैंड्स फॉर बेल्जियम एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। क्लियर? ये आपके फेडरेशन यहां पर कंप्लीट हो गए। समझ में आएगा?
क्या होता है। फेडरल सिस्टम के बाद मैंने जो है फेडरल सिस्टम को कंपेयर किया किससे, यूनिटरी सिस्टम से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ाया वो कौन सा था आपका, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और की फीचर्स होने के बाद मैंने आपको जो है अगला टॉपिक पढ़ा दिया है कि फेडरेशन कैसे बनते हैं। एक टॉपिक के कुछ पॉइंट यहां पर रह गया, इसको देखें। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अनदर। इस लाइन का मीनिंग ये है कि भाई जैसे इंडिया को कंपेयर करें आप किसी और नेशन से, तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा है कि इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, ज्यादा, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, कम। इसी तरह आप किसी और नेशन से अगर कंपेयर करें तो हो सकता है वहां पर स्टेट के पास पावर ज्यादा हो या सारे पावर किसके पास हो, सेंटर के पास। तो सीधी सी बात ये समझनी थी कि भाई ये पावर डिफरेंट डिफरेंट कैसे होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि फेडरेशन कैसे बना हुआ, इसकी हिस्ट्री देखनी है। अगर फेडरेशन कमिंग टुगेदर से बना है तो वहां पर सिस्टम अलग चलेगा, और अगर फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर से बना है तो वहां पर सिस्टम